और अब खबरों की तफसील। राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधने में हमेशा कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि तनाज़े की वजह बन जाता है। आज भी राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को आरएसएस का वज़ीर-ए-आज़म कह दिया और लिखा कि आरएसएस का वज़ीर-ए-आज़म भारत माता को झूठ बोलता है। और वहीं पार्टी तर्जुमान संबित पात्रा ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। गांधी जी ने कुछ ट्वीट किया है और जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया है वो वाकई आपत्तिजनक है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि आरएसएस के प्रधानमंत्री भारत माता को झूठ बोलता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी से भद्रता की अपेक्षा करना, राहुल गांधी जी से अच्छाई की अपेक्षा करना, अच्छे भाषा की अपेक्षा करना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना है, ये बहुत ज्यादा अपेक्षा करना है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, शायद उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक सच और झूठ का सवाल है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम राहुल गांधी को झूठों का सरदार कहें। याद होगा आपको कि राफेल के मामले में किस प्रकार से जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर राहुल गांधी जी ने क्षमा याचना की थी, माफी मांगी थी, क्योंकि उन्होंने झूठ फैलाया था, सुप्रीम कोर्ट को लेकर झूठ बोला था। प्रधानमंत्री के एक स्टेटमेंट को लेकर आज राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने झूठ कहा है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनआरसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी ऐसा डिटेंशन कैंप नहीं बनाया है जिसमें एनआरसी के बाद किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान को रख दिया जाएगा या डिटेन किया जाएगा। ये सारी अफवाहें झूठी हैं, ऐसा कोई डिटेंशन कैंप नहीं है। यह स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो इसमें झूठ क्या है? राहुल गांधी और राहुल गांधी जी की पार्टी जिस प्रकार की बातें फैला रही थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, और एनआरसी के बाद इस प्रकार के डिटेंशन कैंप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है, यह पूरी तरह से झूठी थी। और इस झूठ का पर्दाफाश दिल्ली में रामलीला के मैदान में प्रधानमंत्री जी ने किया था। आज राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं झूठ और फरेब का साथ ले रहे हैं। शहरियत कानून पर अमित शाह ने कहा है कि बिल पर पार्लियामेंट में बहस हुई, लेकिन अपोजिशन ने बाहर निकलते ही लोगों में उलझनें पैदा कर दी। इसीलिए कांग्रेस की क़यादत में टुकड़े टुकड़े गैंग दिल्ली में तशद्दुद के लिए जिम्मेदार है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर संसद के अंदर चर्चा हुई, सब जगह चर्चा हुई, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, इधर उधर की बातें करते थे। बाहर निकलकर इसमें भ्रम फैलाना चालू किया और दिल्ली को अशांत किया। मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी, इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। दिल्ली की जनता ने दंड देना चाहिए। अहम खबर, भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई। हार्ड डिस्क से डेटा निकालने के लिए ली जाएगी FBI की मदद। तो बेहद अहम खबर, भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई। इसमें हार्ड डिस्क से डेटा निकालने के लिए FBI की मदद ली जाएगी। फॉरेंसिक टीम जल्द ही अमेरिका जाएगी। ये हार्ड डिस्क बराबरा राव की रिहाइशगाह से जब्त की गई थी। तो बेहद अहम खबर, भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई, जिसमें हार्ड डिस्क से डेटा निकालने के लिए FBI की मदद ली जाएगी। फॉरेंसिक टीम जल्द ही अमेरिका जाएगी और बराबरा राव की रिहाइशगाह से यह हार्ड डिस्क जब्त की गई थी। इसके लिए डेटा निकालने के लिए अब FBI की मदद ली जाएगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बेंगलुरु में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज में हलाक हुए 2 नौजवानों के अहल खाना को 5-5 लाख रुपए बतौर इमदाद देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी शहरियत कानून और NRC के खिलाफ मुसलसल मोर्चा संभाले हुए हैं। कोलकाता में आज भी उनकी क़यादत में बड़ी रैली निकाली गई। पहले बोला आधार कार्ड बनाओ, सब आधार में डाल दिया, टेलीफोन भी डाल दिया, इनकम टैक्स भी डाल दिया, बैंक को भी डाल दिया, और अभी कहते हैं आधार कार्ड
कार्ड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। 4,500 करोड़ रुपया देके आधार कार्ड बनाया, सब गला में लेके घूमता है। हमने तो बोला हम फोन में हम आधार कार्ड का नंबर नहीं देंगे, हम बैंक में नहीं देंगे, हमने दिया नहीं। हमने कोर्ट में केस किया, बहुत सारे चैलेंज किया, कोर्ट का ऑर्डर दिया, सुनता नहीं है। और विचार कहां से मिलेगा? विचार मिलने के लिए तो हम लोग कोशिश करते हैं, रास्ता में हर दिन शांति से पथ चलता है, कभी तो विचार मिलेगा। इसके लिए अगर जनता को विचार नहीं मिले तो हम लोग राजनीति जो कहते हैं तो क्या करेगा? लॉलीपॉप खाएंगे, पिएंगे, खाएंगे। शर्म है तो इसको इज्जत करो, शर्म है तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत करो। अगर इंसान को देना है तो खाना दो, रोटी कपड़ा मकान दो, नौकरी दो, नौजवान को नौकरी दो, किसान का खेती दो, मजदूर को प्यार दो। वो तो नहीं किया, वो तो नहीं किया। अभी कहते हैं ओ घुसपैठिया है भगा दो, ओ घुसपैठिया है भगा दो, सबको भगा देंगे तो आप कैसे रहेंगे? अभी क्या क्या काल कहा नहीं, उसको वापस ले लिया, उसको हम नहीं देंगे, सब क्रिमिनल है। तो मूवमेंट में जो गया सब क्रिमिनल है। अब तुम लोग जब दंगा फसाद करते हो तो तुम लोग क्या है? अभी क्या कहते? वापस ले लो। हमारे पार्टी हो तो बड़े लोग ना, हम लोग तो पार्टी हो ना। लेकिन मैं राजाबाजार में भी कहा कि हमारा पार्टी का ओर से तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बख्शीदा है, बता देंगे। हमारा दिनेश त्रिवेदी एंड दोलाशन, दिस टू विल गो देयर एंड दे विल हैंड ओवर आवर पार्टी चेक टू दिस टू पर्सन्स। हम लोग उसको देंगे जितना भी हम कर सकते हैं। हम 5-5 लाख करेंगे, हम तृणमूल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ओर से करेंगे, इसी के लिए कि हमारा जस्ट हमारा सेंटिमेंट, हमारा सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। और अहम खबर, सीपीएम ने एहतजाज की कॉल दी है। शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज की ये कॉल दी गई है। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज का सीपीएम ने ऐलान कर दिया है। हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ ये एहतजाज किया जाएगा। तो सीपीएम ने एहतजाज की कॉल दी है। CAA, NRC, NPR के खिलाफ एहतजाज की ये कॉल दी गई है। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ ये एहतजाज किया जाएगा। सीपीएम ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है। CAA, NRC के खिलाफ ये एहतजाज किया जाएगा। 1 जनवरी से 7 जनवरी तक मुल्क गिर पैमाने पर सीपीएम का ये एहतजाज होगा। हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसीज के खिलाफ ये एहतजाज सीपीएम करेगी। मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी ने एनआरसी और शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया। प्रकाश अम्बेडकर की क़यादत में बड़ी तादाद में लोग दादर टीटी सर्किल पर जमा हुए। एहतजाजियों ने शहरियत कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। त्यांना लिहिता वाचता येत नव्हतं, वेळचे दाखले नसताना आधुनिक जमाना सोडा। प्रकाश अम्बेडकर जो है वो इतना लेट क्यों निकले? कहां से? रैली निकालने के लिए, विरोध के लिए। सवाल ऐसा है कि हर कोई मुसलमानों की रैली निकाल रहा है। उस मुसलमानों के रैली में तो हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन ये बात समझाना कि हिंदुओं को भी काफी बड़ी तकलीफ होगी इसमें, उनको जागृति लाने में। और आरएसएस वाले जो प्रचार कर रहे हैं कि एनआरसी जो है, सीए जो है, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, तो उसको काट के हिंदुओं में जागृति लाना और जो इफेक्टेड है उन सबको जो है वो हम लोग ने आज रास्ते पे उतारा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसकी सपोर्ट में आ रही है तो हिंदुओं को कन्विंस कर रही है बीजेपी के ये कानून सही है? यही तो हम लोग की लड़ाई है कि हिंदुओं को कन्विंस करने की ये उनके खिलाफ का कानून है, उनके साथ का नहीं है। ये उनका जो तरीके से वो लोग कन्विंस कर रहे हैं, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, हम लोगों को बैठ के हर एक समाज के, चाहे वो बंजारा हो, चाहे वो नोमैडिक ट्राइब हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे यहाँ का आलूतेदार बलूतेदार है, उसमें बैठ के हमको समझाना पड़ रहा है कि ये कानून आपके खिलाफ है। और वो समझने के बाद आज वो खुद ही रास्ते पर उतरा है।
बीजेपी के बाद अब कांग्रेस से भी सावित्रीबाई फुले ने इस्तीफा दे दिया है। सावित्रीबाई का कहना है कि कांग्रेस में उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। वाज़ेह है कि बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में वो शामिल हुई थी। सावित्री ने अपनी पार्टी बनाने का भी इशारा दे दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाली सावित्रीबाई फुले ने आज कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद सावित्रीबाई फुले हैं। सावित्री जी, आपने कांग्रेस से भी आज इस्तीफा दे दिया है, क्या कारण है? चूंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा, मैं जब सांसद थी तो मुझे लोकसभा में लगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारा भारत का संविधान खतरे में है, मोदी सरकार में हमारा आरक्षण खतरे में है, हमारा गणराज्य खतरे में है। और जब संविधान को बचाने के लिए जब मैंने आंदोलन सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किया तो हमारी बातों को कांग्रेस पार्टी बीजेपी ने अनसुनी किया। मैंने बीजेपी से त्यागपत्र दे करके और बीजेपी को हराने के लिए, मोदी सरकार को सरकार बनने से रोकने के लिए 2019 में कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया। लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी भी बीजेपी सरकार बनने से नहीं रोक पाई और मैं भी चुनाव हार गई। मैं लगातार संविधान को बचाने, आरक्षण कोटा पूरा कराने, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, इसको लेकर लगातार मैं आंदोलन करती रही। और इस आंदोलन को गति देने के लिए जब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से मैंने बात किया कि संविधान को लागू कराने, आरक्षण कोटा पूरा कराने, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए मैं आंदोलन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा है संविधान लागू होगा, आरक्षण कोटा की बात कर रही हो, आप इस पर बात चर्चा मत करिए। और ईवीएम तो हमारी सरकार की लाई हुई है, ईवीएम के खिलाफ तो आप बोल नहीं सकते। अगर आपको हमारी पार्टी में रहना है तो हमारी विचारधारा से आपको चलना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। संविधान को देश में 50-55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। अगर कांग्रेस सरकार चाहिए होती तो संविधान हमारा लागू हो गया होता, आरक्षण कोटा पूरा हो गया होता। ईवीएम भी कांग्रेस की सरकार में लाई हुई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं लगा। इसलिए मैं संविधान को बचाने के लिए और आंदोलन के लिए मैं आज कांग्रेस जो मैं आंदोलन करने जा रही हूं, इस पर कांग्रेस पार्टी रोक रही है। ऐसी स्थिति में आज 26 दिसंबर को मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रही हूं और 19 जनवरी को लखनऊ के रविंद्रालय में नमो बुद्धाय जनसेवा समिति के बैनर तले मैं अधिवेशन बुलाई हूं और उसी अधिवेशन में मैं राजनीतिक पार्टी की घोषणा करूंगी और अपनी पार्टी में स्वतंत्र होकर के मैं भारतीय संविधान को लागू कराओ, आरक्षण कोटा पूरा कराओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। और इस देश में बहुसंख्यक समाज, जो तथागत गौतम बुद्ध जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था, उस नारे को आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं आंदोलन करूंगी। आपने कहा कि आप दलित और माइनॉरिटी जो लोग हैं, इनका लगातार शोषण हो रहा है, उनकी बात आप कर रही हैं। तो बसपा प्रमुख जो मायावती हैं वो भी तो इन्हीं सब की बात कर रही हैं, तो उनके साथ आप क्यों नहीं शामिल हो जाती? देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी, जो मानवर कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई थी, जो उनका उद्देश्य था मानवर कांशीराम साहब का, जो उनका मिशन था, वो मिशन मायावती जी ने रोक दिया है। वो कैडर रुक गया है। आज मानवर कांशीराम साहब होते तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि संविधान और लोकतंत्र पर आंख दिखा सकते। लेकिन कांशीराम साहब के ना रहने के बाद और उनका मिशन रुकने के नाते आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं। क्या कारण है मायावती जी आंदोलन नहीं कर रही हैं? संविधान में दिए गए कानून खत्म हो रहे हैं और नागरिक बिल आ रही है, उस पर क्यों नहीं आंदोलन कर रही हैं? धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। सूरज ग्रहण के मौके पर भोपाल में नमाज कुसूफ का खास एहतमाम किया गया। मसाजिद के शहर भोपाल में 100 से ज्यादा मसाजिद में नमाज कुसूफ का खुसूसी एहतमाम किया गया। भोपाल में नमाजियों का सबसे बड़ा इज्तिमा मोती मस्जिद में देखा गया। शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी की इमामत में नमाज कुसूफ अदा की गई और नमाज कुसूफ के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मेहताब आलम ने भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी से खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मसाजिद में नमाज कुसूफ का एहतमाम किया गया। इस वक्त हम भोपाल की मोती मस्जिद में मौजूद है, जहां पर नमाज कुसूफ का एहतमाम किया गया और यहां पर शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये ख़ास मौका क्या है और इसकी फजीलत क्या, किस तरह से नमाज कुसूफ में क्या क्या क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आज यहाँ इकट्ठा हुए थे। हमारे और आपके आका सरदार बल्कि पूरे इंसानियत के रहबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आपके ज़माने के अंदर जब सूरज ग्रहण हुआ था तो आपने ये बात फरमाई थी, एक बात तो आपने फरमाई कि किसी की मौत और ज़िंदगी से सूरज ग्रहण पर कोई असर नहीं होता है, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में एक निशानी है। इस मौके पर अल्लाह की कुदरत को पहचानो, अल्लाह की ताकत को मानो और फ़ौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के अंदर तमाम सहाबा किराम के दरमियान में ऐलान करवाया, बाकायदे ऐलान करवाकर आपने बहुत लंबी नमाज़ पढ़ाई, लंबी दुआ की। तो आज क्योंकि सूरज ग्रहण हुआ था तो हमने भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के मुताबिक ऐलान किया और आज नमाज अदा की गई और फिर अल्लाह के सामने हाथ फैलाए, अल्लाह से मांगा है कि जो अल्लाह सूरज को निकालता है, उसको रूज देता है, उसको ज़वाल देता है, वही इंसान को अल्लाह ताला तमाम हालात का उसके अंदर हालात हैं तो इंसानों को अल्लाह की कुदरत को पहचानने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला, और तमाम इंसानों को अल्लाह की बात मानकर, अल्लाह को मानकर और अच्छा इंसान बनकर रहने की अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। यही चीज़ हमने आज मांगने की कोशिश की अल्लाह से। इधर नाज़रीन हम देखते हैं कि शेर काजी साहब ने बताया कि इस्लामी तरीका ये है कि हर चीज़ का महवर अल्लाह की ज़ात है और उम्मत मुस्लिमा को भी ये चाहिए कि अपनी तमाम चीज़ों का महवर अल्लाह ताला का जो पैगाम है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसकी तरफ कर जाएँ। जब ये उसके मानने वाले बन जाएंगे तो दुनिया में चारों तरफ अमन भी होगा, उनकी दुनिया भी संवरेगी और उनकी आखिरत भी संवरेगी। कैमरामैन फैज़ान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। 20 दिसंबर को मेरठ में हुए तशद्दुद के बाद जहां एक जानिब गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ तशद्दुद के दौरान हुए अवामी इमलाक के नुकसानात की भरपाई के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से की जा रही इस कार्रवाई को मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमें जानिबदाराना करार दे रही हैं। ये तंजीमें हुकूमत की नीयत पर ही सवाल उठा रही हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि जहाँ पे हिंसा हुई थी वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया है। 13 FIR हैं, 148 नामजद हैं। उनके खिलाफ जो हमारा 40 लाख का सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसको वसूलने के लिए सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा उस 4 थानों में लगभग हजारों की संख्या में जो है लाइसेंस निर्गत थे, उनमें से 117 लोगों को आइडेंटिफाइड किया गया है, जिनके द्वारा ये संभावना व्यक्त की जा रही है थाने के माध्यम से, LI के माध्यम से, कि इनके द्वारा उसमें उन तमंचों का और लाइसेंस का जो है यूज किया गया है। तो उनको नोटिस जारी किए गए हैं। तो ये अकल से परे की बात है कि किस तरीके का CM ने ऑर्डर किया है, क्योंकि इससे पुलिस को और जुल्म करने का मौका मिलेगा। बेकसूर को फंसा के वो ये साबित करेगी कि इन्होंने जो है ये बवाल किया है, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब तक उसका केस अदालत में चलेगा, अभी तक तो मुलजिम है, जब अदालत उसको मुजरिम मान लेगी, तस्लीम कर लेगी, उसको सज़ा सुना देगी कि वाकई में यही मुजरिम था, तभी तो आप उसकी संपत्ति से उसकी भरपाई कर पाएंगे। अभी तक तो मुजरिम है नहीं, मुलजिम है। आप पुलिस ही तो कह रही है कि मुलजिम है, इसने ये किया है, नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये फैसला तो अदालत करेगी कि इसी ने पहुंचाया है, मुजरिम है या नहीं। जब अभी तक वो मुजरिम ही साबित नहीं हुआ तो उसके माल को जब्त कर लेना ये तो एक जुल्म होगा और ये तो एक बहुत गलत तरीका होगा। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मुनक़िदा इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा पेश किया। गोल्ड मेडल जीतने के साथ साथ इन्होंने बेस्ट प्लेयर्स अवार्ड भी हासिल किया। इन खिलाड़ियों ने अपने कोच मुजफ्फर शेख की सरपरस्ती में ये कारनामा अंजाम दिया। जम्मू में न्यूज़ 18 से खास बातचीत में इन्होंने कहा कि चैंपियनशिप के लिए इन्होंने कड़ी मेहनत की थी। खिलाड़ियों का यह भी कहना है कि माकूल सहूलियात की अदम मौजूदगी और हुकूमत से हौसला अफजाई न मिलने के बावजूद इन्होंने ये शानदार कारनामा अंजाम दिया और अब इन खिलाड़ियों की नज़र अमेरिका में होने वाले मुकाबलों पर है। इसके लिए वो हुकूमत और दीगर मुतालिकीन से सहूलियात फराहम करने की मांग कर रहे हैं। जेएंड के स्पोर्ट्स काउंसिल का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उसने हमारा सपोर्ट बहुत किया है और मैं थाईलैंड में बेस्ट फाइटर मिला है मेरा कोई अवार्ड। 3 बंदे हैं, मैं मलेशिया और थाईलैंड में, और मैं इंडिया की तरफ से बेस्ट प्लेयर आया हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ हमारे लोगों के लिए, अगर आप इंशाल्लाह फाइनल से सपोर्ट करोगे, आगे भी हम जाए, इंशाल्लाह जाना भी है, आगे हमको जो ऐसे जाना है, सिलेक्शन हो गई है। हम चाहते हैं हमारा फुल सपोर्ट करे और जेएंड के गवर्नमेंट हमारे जितने भी यहाँ पे बच्चे जो भी खेले सब ज्वाइन कर रहे, ताइक्वांडो खेले सारा, वो भी आगे बहुत आगे लेवल जाए, नेशनल इंटरनेशनल तक जैसे हम पहुँचे। हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही खेलते रहे, ऐसे हमें एक्सपोजर मिलता रहे। तो और हम इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वहाँ हमें इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। हाल ही में मैट्स भी पहुँचे हैं उनको नए, लेकिन वो हमें नहीं दे रहे हैं। इससे अगर हमें इक्विपमेंट्स मिलेंगे तो उसी से हम मेहनत कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों से फिर हम आगे भी जा सकते हैं और इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन जब हम उसके लिए तैयारी करें, वो चीज़ें हमें दे
मिले ताकि हम प्रिपेयर हो जाए और बाकी इंटरनेशनल के लिए। पहले भी 2 इंटरनेशनल खेले जिसमें मैंने सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल लिया, इस बार भी मैंने गोल्ड मेडल लिया है। मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ अपने कोच का जिन्होंने मुझे इतना इस काबिल बनाया और मैं इंटरनेशनल लेवल पे पहुँच के और मैंने गोल्ड मेडल जीता है। और हमारी हाल ही में और सिलेक्शन हो गई है USA के लिए, तो मैं चाहती हूँ इसके लिए हमारी गवर्नमेंट अप्रिशिएट करे और स्पॉन्सर भी करे। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने लाल चौक को नो पार्किंग जोन करार दे दिया है। सड़क के किनारे कई पार्किंग लॉट्स को मंसूख कर दिया गया है, जिनमें ट्रैफिक पुलिस बड़े पैमाने पर मुहिम भी चला रही है, लेकिन दुकानदारों के मुताबिक उन्हें इस इक़दाम से नुकसान ही हो रहा है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। हाईकोर्ट की जानिब से लाल चौक के कई इलाकों को नो पार्किंग जोन करार देने और सड़क के किनारे वाक़ पार्किंग लॉट्स को मंसूख करने के बाद ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो गई है और अदालत के इन अहकामात को नाफिज करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। जहांगीर चौक से डलगेट और जहांगीर चौक से बटामालू के इलाकों को नो पार्किंग जोन करार दिया गया है। अब इन मकामात पर खड़ी की जाने वाली गाड़ियों पर पुलिस चालान कर रही है। इस इक़दाम पर मकामी लोगों में बरहमी पाई जा रही है, क्योंकि लाल चौक में पार्किंग की जगह ना रहने से उन्हें दुश्वारियों का सामना है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इनकी तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हो रही है। इससे हमें बहुत मुश्किल होती है, जैसे हमें अपनी शॉप पे आना होता है कहीं, वहाँ पे भी गाड़ी नहीं लगा सकते हैं हम। कभी इधर लगाते हैं तो वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं, कभी चालान काट के लिख दे जाते हैं। तो इससे अच्छा है हमारे को अगर पार्किंग लॉट दिए जाएँ कुछ, उससे हमें बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। पहले तो यहाँ काम ही नहीं था, अब थोड़ा सा चल रहा था तो ये भी बैठ गया। कस्टमर कहाँ आएगा बेचारा, उसको गाड़ी से उतरना है, पार्किंग ही नहीं है। किसी गाड़ी को ठहरे नहीं देता है। 2 मिनट के लिए भी खाली चालान, आपने देखा भी होगा बाहर खाली चालान, या तो क्रेन आती है वो उठाती है। शेख बाग और ओल्ड मोटर गैरेज में गुज़िश्ता चंद बरसों से मैकेनाइज्ड पार्किंग का तामीराती काम जारी है। ताहम ये काम सुस्त रवि का शिकार है। लोगों का ये सवाल कि मुनासिब तादाद में पार्किंग लॉट्स की अदम मौजूदगी में वो अपनी गाड़ियां कहां पार्क करें, किसी हद तक जायज है, क्योंकि फिलहाल लाल चौक में सिर्फ 2 पार्किंग लॉट्स ही मौजूद हैं। SSP ट्रैफिक ताहिर सैयद गिलानी ने भी इस हकीकत को तस्लीम किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि पुलिस की मुहिम जारी रहेगी और लोग गलत जगह अपनी गाड़ियां खड़ा करने से गुरेज करें। मैं तस्लीम करता हूं कि पार्किंग की काफ़ी कमी है, खासकर अगर हम जहांगीर चौक से मगरमल बाग ले ले या बटमालू ले ले या डल गेट के करीब ले ले, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑन जॉब। और जो यहाँ पे ऑलरेडी जो पार्किंग 2 स्लॉट बन रहे हैं मैकेनाइज पार्किंग के, चाहे वो ओल्ड मोटर गैराजेस है या शेख बाग है, वो एक्सपीडाइट हो रही है। हालांकि गलत पार्किंग के खिलाफ मुहिम से ट्रैफिक निजाम में बेहतरी देखने को मिल रही है। ताहम लाल चौक जैसे तिजारती मरकज पर पार्किंग के लिए नाकाफी जगह संजीदा मसला है और इसे हल करने की अशद जरूरत है। हाईकोर्ट की तरफ से लाल चौक को नो पार्किंग जोन देने के बाद ही यहाँ जो ट्रैफिक अमला है वो मुतहरक हो गया है। यहाँ पे हमने देखा जितने भी जो पार्किंग स्लॉट्स यहाँ पे लाल चौक में थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। लाल चौक से डलगेट तक या जहांगीर चौक तक जितने भी पार्किंग स्लॉट्स आते थे वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस तैनात है और ट्रैफिक पुलिस जो भी गाड़ी वहाँ पे रुकती है उसका चालान वो काट देते हैं। दूसरी ओर हमने लोगों से बात की तो लोगों का यही कहना था कि लाल चौक में पार्किंग स्पेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जो 2 पार्किंग स्लॉट्स है उन पे अभी काम चल रहा है, वो अभी इनकम्प्लीट है। ऐसे में लोग गाड़ी अपना पार्क करे तो कहाँ पे करे। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरे नगर। और क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए जर्मनी का एक जोड़ा सियाहती मुकाम गुलमर्ग आया है। दोनों ने जर्मनी में ही उर्दू ज़बान सीखी है। इस जोड़े का कहना है कि 1.5 साल से वो दिल्ली में क़याम पजीर थे, लेकिन दिल्ली में माहौलियाती आलूदगी की वजह से अब वो कश्मीर आ गए हैं। उनका कहना है कि कश्मीर माहौलियाती आलूदगी से बिल्कुल पाक है। ये दोनों उर्दू को बेहतरीन ज़बान करार देते हैं। दोनों से ख़ास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। मौजूदा गुलमर्ग में है। यहाँ पे हमारे साथ एक जोड़ा है जो जर्मनी का है, नस्लन जर्मनी से है, और ख़ास बात उनमें यह है कि उन्होंने एक उर्दू लैंग्वेज जो है वो सीखी है और बेहतरीन उर्दू बोलते हैं, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। मैंने इसमें ट्यूबिंगन जर्मनी में मैंने पर्शियन और अरबिक भी, फ़ारसी और अरबी मैंने भी सीखी है, और उसके बाद हिंदी और फिर मुझे उर्दू का मज़ा ज़्यादा आया। हाँ, कुछ संस्कृत भी। उधर मैंने ये शुरू किया और फिर हमने
अभी काफ़ी सालों से इंडिया में हमने काम किया। जर्मनी में आपने सीखी? जर्मनी में मैंने सीखी, बिल्कुल। जो वहाँ के जो सिखा रहे थे उर्दू आपको, तो वो कहाँ के थे? वो इंडिया की औरत थी। उर्दू पब्लिशिंग करता हूँ और इस नाते से मेरा पब्लिशिंग हाउस दिल्ली में है। वहाँ मैं जाया करता हूँ। हम इधर रहते हैं, वहाँ भी होते हैं। ख़ासकर अभी इंटरनेट का मसला है तो हमें जाना पड़ता है। मेरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं बुक्स तैयार करता हूँ, उनके लिए एडिटिंग का काम होता है। यहाँ इंडिया में कितने सालों से आप हैं? इंडिया ख़ुद में हम तकरीबन अब 1.5 साल से हुए। पहले दिल्ली में रहते थे, फिर मेरे फेफड़े वो बंद हो जाते हैं वहाँ क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। बेहतरीन कौन सी ज़बान आपको लगी इन ज़बान में? नहीं, उर्दू तो वो ज़बान है जो मुझे ज़्यादा पसंद है, कह सकते हैं शीरीन है। अब कश्मीरी मैं वैसे भी सीखना चाहता हूँ लेकिन अभी तक वक्त नहीं मिलता क्योंकि मैं बस काम में लगा रहता हूँ। लेकिन हाँ, उर्दू एक बहुत अच्छी ज़बान है और ख़ासकर ये कि अब उर्दू बोली जाती है आजकल तकरीबन पूरी वर्ल्ड में। ज़्यादातर ये है कि एक रुझान बनाया जा रहा है कि ये मुसलमानों की ज़बान है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ ये बस ये बकवास है, ये पॉलिटिशियंस की बात है ना, ये सही नहीं है। और ये भी अभी ऐसा मुझे लग रहा है जैसे पॉलिटिक्स की वजह से और मज़हब के बायस लोग ये कह रहे हैं अभी ये हिंदी है, ये उर्दू है, ये असमें एक ही ज़बान है, लेकिन लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको बहुत बहुत दूर एक दूसरे से करें। बताइए आप, यहाँ पे अगर हम उर्दू की बात करेंगे, अब ज़्यादातर जो नई नस्ल है, यहाँ पे नई जनरेशन है, वो उर्दू से हटते हैं, वो आप उर्दू नहीं सीखते हैं, तो क्या मैसेज रहेगी आपको उर्दू ज़बान की? मैं समझता हूँ कि उनको उर्दू सीखना चाहिए, ज़रूर